नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी और जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और ये वो प्रैक्टिस सेट जो एग्जामपुर के द्वारा वॉल्यूम 2 लॉन्च किया गया था और उसका ये 6वां प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बनाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न फंसना 100% तय है। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिना वीडियो को शेयर तो करें, छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो बस आप लोगों को सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मलेशिया की मुद्रा है, तो कौन सी है मलेशिया की मुद्रा? तो रिंगित। ये मलेशिया की मुद्रा, एक का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग भरे थे? तो कौन से रंग भरे थे? दूसरा का आंसर आपको देना है। तो ये भरे थे लाल, हरा और पीला रंग। दो का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डॉट डॉट के उद्घाटन में पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से मुखाबित हुए थे। वो कहाँ पर हुए थे? तो ये हुए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में। तीन का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है, कौन से वंश से? तो इसका संबंध है चालुक्य वंश से। चार का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? तो कौन से आंदोलन में की थी भूख हड़ताल गांधी जी ने? तो ये की थी अहमदाबाद हड़ताल, और ये 1918 में हुई थी। पांच का ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो इनमें से किसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है? छठवां का आंसर तो म्यांमार की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 या आपके सामने कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, या ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। सात का सी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज की गठन की कल्पना की थी? तो किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की कल्पना की थी मोहन सिंह ने। आठ का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक को लिखा एपीजे अब्दुल कलाम ने। नौ का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्ण चतुर्भुज में शामिल हैं? बताओ किसके शामिल? 10 का आंसर आपको देना है। 10 का राइट आंसर कर दो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता शामिल है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट ट्रेन से की जा रही है? तो किससे की जा रही है? 11 का आंसर आपको देना। तो ये की जा रही है बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन से। 11 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने डॉट डॉट मेघालय की प्रमुख फसल है। बताओ कौन सी है मेघालय की प्रमुख फसल? तो अनानास ये मेघालय की प्रमुख फसल है। 12 का सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे संबंध है नीली क्रांति का? 13 का आंसर आपको देना है। तो मत्स्य पालन या मत्स्य क्रांति संबंध है नीली क्रांति का। 13 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। 14 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति है ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। 15 का बी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो कौन सी अभिक्रिया के द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है विसरण अभिक्रिया के द्वारा। 16 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने ऑक्सीजन है, तो बताओ ऑक्सीजन क्या है? तो यह एक ऑक्सीजन या एक एंजाइम है। 17 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो
इसकी समिति में जो शामिल लेंगे वो राष्ट्रपति शामिल लेंगे। 18 का ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि आईटी अधिनियम 2000 का अध्ययन संस्करण क्या है? तो क्या है 19 का आंसर आपको बताना है। तो आईटी अध्ययन अधिनियम 2008 है। 19 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है? तो कौन सा है? तो पहला तो आपको पता है गूगल है, दूसरा है यूट्यूब। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है? तो कौन सा किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच में? तो ये किया गया सिम्बेक्स। 21 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपके सामने कौन सा राज्य कन्याश्री प्रकल्प के तहत 13 से 18 वर्ष की अविवाहित लड़की जो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा में पढ़ती है उसे 750 की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है। तो ये कौन से राज्य की योजना है ये आपको बताना 22 का। तो ये पश्चिम बंगाल की बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आपके सामने को उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम रखा है। तो क्या रखा है? तो इसका जो नया नाम हो गया वो हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपके सामने इंटेलिजेंस ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन संचालित होता है? तो ये किस मंत्रालय के अधीन आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन। 24 का बी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके सामने कि अडानी समूह ने देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण किस स्थान पर किया है? तो कहां पर किया गया? तो ये अनावरण किया गया कानपुर में। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में 6। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपके सामने एज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? ये कौन से मंत्रालय की पहल है? तो ये है शहरी विकास मंत्रालय की पहल। 27 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? बताओ कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो ये इसमें आयकर ये प्रत्यक्ष कर है। 28 का बी ऑप्शन है इसका एकदम से करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर मनाया जाता है। 29 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आपके सामने कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो ये कौन से देश से प्रेरित है? तो ये फ्रांस से प्रेरित है। 30 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपके सामने अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो कौन थे? तो इसके जो मुख्य मसौदाकार थे वो थे एन गोपाला स्वामी अयंगार। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न आपके सामने कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो कौन सा है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आपके सामने कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वागदत्ता किसने लिखा था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो स्वप्न वागदत्ता ये भास ने लिखा था। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आपके सामने कि भारत द्वारा अपनाया गया जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश से लिया गया है? तो दोहरा मॉडल कौन से देश से लिया गया? 34 का आंसर आपको बताना है। तो ये लिया गया कनाडा से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आपके सामने कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। 35 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न आपके सामने कि भारत के संविधान के डॉट डॉट में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो किस में किया गया? कौन से भाग में किया गया? 36 का आंसर आपको बताना। तो ये भाग 4 में किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति लागू किया जा सकता है? ये किस अनुच्छेद में कहा गया? 37 का आंसर आपको बताना है। तो ये है अनुच्छेद 356 के तहत 37 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 38 है कि जलीकट्टू क्या है? बताओ क्या है जलीकट्टू?
तो जलीकट्टू या एक सांड को बस में करने का लोकप्रिय खेल है। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, प्रैक्टिस पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इसे अपने मित्र दोस्तों के पास प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप दूसरे का भला करोगे तो दूसरा आपका भी भला करने की सोचेगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि गरल का विलोम शब्द है, तो कौन सा है? तो गरल का जो विलोम शब्द है वो है आपका सुधा। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो बताओ कौन सा तत्सम शब्द है? तो गोधूम ये तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी के जो शब्द है ये तद्भव है। 40 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट, 40 का ए ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि परमेश्वर में कौन सी संधि है? कौन संधि का प्रयोग हुआ? तो इसका संधि विच्छेद होता है परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर, और इसमें जो संधि है वो गुण संधि है। 41 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। बताओ इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? 42 का आंसर आपको देना है। तो प्यास या स्त्रीलिंग शब्द है, सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो जिसे बहा जगत का ज्ञान ना हो, बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसे बहा जगत का ज्ञान हो, तो उसे हम बोलते हैं कोप मंडूक। 43 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो बताओ कौन सा अर्थ है अपना उल्लू सीधा करना? तो बेवकूफ बनाकर काम निकालना हो जाएगा। 44 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि सुबह से रोटी नहीं खाई गई, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कौन सा है? तो यहाँ पर जो वाच्य है वो कर्म वाच्य है। बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो कौन सा है द्वंद्व का उदाहरण? तो देवासुर ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। 46 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन संख्या ए इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा 46 का। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? बताओ यहाँ पर कौन संज्ञा का प्रयोग हुआ है? डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो यहाँ पर जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि उस तालाब में पानी नहीं है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। यहाँ पर कौन से सर्वनाम का प्रकार है? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर है निश्चयवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आप प्लीज देख लीजिएगा कि बहुत से लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक भी तो कर दिया करो। 49वां प्रश्न आपके सामने के नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सी क्रिया है? वैभव ने गुरु जी को प्रणाम किया, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? तो इसमें द्विकर्मक क्रिया है। 49 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि सौरभ जरा सी बात पर बिगड़ गया, वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है? तो सौरभ जरा सी बात पर बिगड़ गया, यहाँ पर जो विशेषण है वो है परिणाम बोधक है। 50 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि अभिराम और अभिराम शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? तो कौन सा है? 51 का आंसर आपको देना है। तो इसका हो जाएगा अभिराम का सुंदर और अभिराम का निरंतर। 51 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि विनोद ने अभय को गाड़ी दी, वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। बताओ यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? 52 का सी, 52 का आंसर आपको बताना। तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। 52 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि पक्षी आकाश में चहचहा रही है, वाक्य में कौन सा काल है? तो बताओ यहाँ पर कौन सी काल है? तो पक्षी आकाश में चहचहा रहा है, इसमें जो काल है वो है अपूर्ण वर्तमान काल है। 53 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि रोहन आते ही खेलने लगा, वाक्य का प्रकार बताइए। तो रोहन आते ही खेलने लगा, इसमें जो वाक्य का प्रकार है वो है सरल वाक्य। 54 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है? इंद्राणी का जो पर्यायवाची है वो है पुलोमी। यानी 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिभट कटक कंटीले केते काटी काटी कालिका सी कलिक कलेऊ देती काल को, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बताओ यहाँ पर कौन से रस का प्रयोग है? 56 का आंसर आपको बताना है।
तो यहाँ पर जो रस है वो है वीर रस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो बताओ इनमें से किसकी वर्तनी है वो शुद्ध है? 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्योनार लिखा है, ये वर्तनी शुद्ध है, बाकी के सभी अशुद्ध लिखी हैं। 57 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। बताओ इनमें से कौन सा अशुद्ध है? 58 का आंसर आपको बताना है। तो प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, ये अशुद्ध है, बाकी के सभी शुद्ध हैं। डी ऑप्शन गलत आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि पापी मनोज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार बताना है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है दृष्टांत अलंकार। 59 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा है? तो पुनर्जन्म में जो उपसर्ग वो है पुनर। 60 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि चिकनाहट में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय लगा चिकनाहट में? चिकनाहट में जो प्रत्यय वो है आहट है। 61 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन और बहुवचन का शब्द युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो गरीब को गरीबों, ये बिल्कुल सही नहीं है। 62 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, बताओ यहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? 63 का आंसर आपको बताना है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि अंबर का अनेकार्थी शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? तो अंबर का जो अनेकार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से अमृत। सी ऑप्शन वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही हो, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि नरेश मेहता को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कब मिला था नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 में। 66 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि आलोक पर्व निबंध इनमें से किस लेखक द्वारा लिखा गया? तो ये जो निबंध है वो लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। 67 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने चिता के फूल कहानी के लेखक हैं, तो किसने लिखा है चिता के फूल? इसे लिखा है रामवृक्ष बैनीपुरी ने। 68 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि ठा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा है? तो ठा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धन्य। 69 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन आपको बताना है। तो जा जमनी यह एक स्पर्श व्यंजन है। 70 का जितने भी लोग हैं ए ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से आप लोगों ने वीडियो को देखो शेयर नहीं किया है, प्लीज कर दो यार, क्यों इतना सोचते हो शेयर करने में? आप शेयर कर दोगे तो कोई मुझे बहुत बड़ा फायदा थोड़ी हो जाएगा। चलेगा। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। 71 से लेकर 75 तक आपको गद्यांश पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके गद्यांश से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आंसर मिला सकते हैं। चलिएगा। गद्यांश बहुत बड़ा गद्यांश है, तो आप थोड़ा धैर्य रख के पूरा पढ़ना है आप लोगों को। चलिए 71वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा मातृभूमि में होनी चाहिए या मातृभाषा में होनी चाहिए। 71 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न आपके सामने, गद्यांश के अनुसार चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा में भारत के पिछड़ने का क्या कारण है? तो क्या कारण रहा या क्या कारण है? 72 का आंसर आपको बताना है। तो शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान नहीं किया गया, ये एकदम कारण है। 72 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न आपके सामने, कुछ लोग हिंदी में चिकित्सा एवं तकनीकी की पढ़ाई का विरोध क्यों कर रही हैं? 73 का आंसर आपको बताना है। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनके अनुसार विद्यार्थी को पुस्तकें सुगमता से प्राप्त नहीं हो पाएंगी, बिल्कुल सही है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि अंग्रेजी भाषा ही निरंतर चलती रहे, ठीक है। सी ऑप्शन है कि ये नहीं चाहते हैं कि हिंदी भाषा अपने उच्च शिखर पर पहुंचे, ये भी सही है। यानी 73 का जितने लोग दे रहा है उपरोक्त सभी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो क्या है? तो मातृभाषा में शिक्षा ही गद्यांश का उचित शीर्षक है।
ये ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 में कि सुगम का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा सुगम का विलोम शब्द? तो सिगम का विलोम शब्द होता है दुर्गम। 75 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।